अस्सलाम वालेकुम। केपीएस फैमिली में आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर और 9th क्लासेस का न्यू सिलेबस। तो जी आज चलते हैं केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की तरफ, सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हम लोग अपना जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे पीरियोडिक टेबल से, जो कि रिलेटेड था। आज हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ। उसके शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जस्टिफाई इट। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो पी ऑर्बिटल्स है उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज होने की वजह से 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। ऐसा होता है, ये बात करेक्ट है। इसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा होता क्यों है। द पी ऑर्बिटल हैज 3 ओरिएंटेशंस। पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि इट्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 1 allows 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर एल की वैल्यू, एल जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो इस टाइम पे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज जो है वो अलाउ कर सकता है। पी ऑर्बिटल्स के लिए 3 वैल्यूज अलाउ करता है, जो कि होती हैं -1, 0 और +1। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये एंगुलर, ये क्वांटम सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ईच वैल्यू को रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन। हर एक की एक स्पेशल किस्म की एक अलग से ओरिएंटेशन होती है। -1 के लिए अलग होती है, 0 के लिए अलग होती है, +1 के लिए अलग होती है, विच इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो इसी लिहाज से जो है पी ऑर्बिटल्स जो है तीनों के लिए हमारे पास डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, साइज ऑफ मैग्नीशियम इज बिगर देन एल्यूमिनियम बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। साइज जो है वो मैग्नीशियम का बड़ा होता है एल्यूमिनियम से, लेकिन मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैग्नीशियम का जो है साइज बड़ा होता है, उस पे जो है न्यूक्लियस की पुल कम होती है, अट्रैक्शन कम होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो भी कम होना चाहिए जो है। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? मैग्नीशियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी दैन एल्यूमिनियम बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ स्टेबल कम्प्लीटली फिल्ड 3s² सब शेल, ठीक है। इसका जो लास्ट शेल में सब शेल जो होता है ना, 3s² जो सब शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है। while aluminium has an additional less stable 3p1 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम में 3s² कंप्लीट होने के बाद 3p1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन भी होता है जो 3p सब शेल में होता है, जो कि लूजली पैक्ड होता है। इसकी वैल्यू जो होती है 3s से कम होती है। इन एल्यूमिनियम रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन रिमूविंग अ 3s² इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। तो 3s² से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है बनिस्बत 3p के। 3p से इजीली निकल आता है, और जो s जो सब शेल होता है उससे मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। I3 ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन I2, जस्टिफाई। मैग्नीशियम की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसको जस्टिफाई करें। द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच लार्जर देन द सेकंड बिकॉज, इसकी कुछ रीजंस हैं क्यों। आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। मैग्नीशियम के जब आखिरी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इसकी जो होती है कन्फिग्रेशन वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, नियॉन जो है वो बन जाता है। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 2 नहीं होते, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है नियॉन का। तो मैग्नीशियम का भी कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल नोबल गैस की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है। द थर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनर स्टेबल 2p ऑर्बिटल विच इज हेल्ड मच मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस। इसका डी पार्ट है, अमंग द एलिमेंट्स लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्रोमियम, which one has the lowest first ionization energy, which has the highest ionization। ये कुछ आपको एलिमेंट्स गिवन है, इनमें से आपने बताना है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है कि इनकी कम है। आपने फिर उसी ऑर्डर के हिसाब से, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से इनको बताना है। सबसे पहले जो है लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी है पोटाशियम की सबसे कम होती है, और क्रिप्टॉन की जो है वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम। एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है पोटाशियम की, उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है, राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम यूजिंग द SPDF नोटेशन। इसमें आपने SPDF जो सब शेल है वो भी यूज़ करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है 19 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 होगी।
कैसे, फर्स्ट शेल के शेल होता है, उसमें एक ही सब शेल होता है एस, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल सब शेल के अंदर, एल शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं एस और पी, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एम शेल जो होता है उसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल होते हैं एस और पी, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। एस सब शेल है हमारे पास जो कि एन सेल के अंदर एक सब सेल है, क्योंकि लास्ट पे जो है इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, वो 4s1 के अंदर आएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द 4s सब शेल इज फिल्ड बिफोर द 3d। 4s के बाद ना 3d आता है, ठीक है, और ऐसा होता है 4s के बाद 3d, मतलब m का सब शेल जो है बाद में आता है 4s के। इन पोटाशियम इवन दो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द 3d सब शेल इज लोअर, द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर 3d इन पोटाशियम बिकॉज, ये पहले फिल होता है क्यों, द 4s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d व्हेन ऑर्बिटल आर बीइंग फिल्ड इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम के जब ऑर्बिटल फिल्स होते हैं तो पहले कम एनर्जी वाले फिल होते हैं। 4s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल्स। इवन दो 3d हैज अ लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3d का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो लो होता है देन 4s। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है दोनों चीज़ों पे, दोनों नंबर्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो चाहे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो। अब यहाँ पे देखते हैं 4s जो है हमारे पास एस सर्कल जो है, जो क्वेश्चन में बात की गई है वो है n+1l। एन जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन जो है हमारे पास देखिए n4 है, और एन के लिए जब हमारे पास एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, 4 + 0 तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 3d के लिए बात करेंगे, एन तो हमारे पास 3 है लेकिन डी सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो 3 + 2 5। 3d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और जो 4s की है एनर्जी कम होती है। सिंस 4s हैज़ लोअर n+l वैल्यू इट इज़ फिल्ड बिफोर 3d, l इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि l जो है वो 0 होगा s सब शेल के लिए, 1 होगा किसके लिए, p के लिए, 2 होगा 3 के लिए और इसी तरह 3 होगा f के लिए। ये फर्दर जो है चलते रहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है h पार्ट है। इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट x हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17। नेक्स्ट है आप लोगों का एच पार्ट। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट x हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17। एक एलिमेंट है जो कि x है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है एंड मास नंबर ऑफ 35, मास नंबर 35 है। डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें आप लोगों ने बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम क्या है हमारे पास, x है, एटॉमिक नंबर z जिसको कहते हैं 17 है, मास नंबर 35 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं z जो होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेसिकली वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ से आ जाएंगे, और जो मास नंबर होता है a वो इक्वल टू होता है z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमें गिवन है 17, a भी गिवन है 35, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की वैल्यू 17 है तो इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ से पता चल जाएगी कि हमें 17 है। तो तीनों जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तीनों की वैल्यूज़ यहाँ से इजीली कैलकुलेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी का पार्ट है, इफ दिस एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। अगर यही जो एलिमेंट है x, इसमें हम ये इसके चार्ज एक आयन बनाए -1 के साथ, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द आयन। आयन बनने के बाद इसके अंदर कितने जो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रह जाएंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें पता है वही 17 होते हैं। आयन बनाने के लिए प्रोटॉन्स का तो कोई अमल दखल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का होता है बेसिकली। न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 थे, एक नेगेटिव एक उसने ऐड करेगा तभी आयन बनेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा तो वो 18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स उसमें 18 हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 18। सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर जे है आप लोगों का जे पार्ट। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्करी Hg, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3। आपने बताना है ग्राउंड स्टेट, मर्करी की जो ग्राउंड स्टेट होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n3 में। 3s इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 3s 3p 3d। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3p में 6 होते हैं, 3d में 10 होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। n3 की बात करें ना, 3 शेल में 3 सब शेल होते हैं s p d। एस में टोटल 2 होते हैं
और P में 6 होते हैं, टोटल D में 10 होते हैं। तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3 इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मरकरी। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी ग्राउंड स्टेट? मरकरी की ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट है पार्ट 2 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4d एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपने बताना है 4d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द 4d सब शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। 4d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मरकरी एटॉमिक नंबर 80 द 4d सब शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। 4d कितना होगा? कम्प्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि उसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि टोटल जो है आ ही 10 सकते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 4pz का बताना है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन मरकरी द 4p सब शेल इज कम्प्लीट। ऊपर हमने देखा 4d, अब 4p की बात करते हैं। 4p भी कंप्लीट होता है। द 4p सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। उसके 3 आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, px होता है, py और pz। ईच ऑर्बिटल होल्ड्स थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन्स। p सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 px में होते हैं, 2 py में, 2 pz में होते हैं। तो हर एक में pz में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन अप। कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होगी वो अप होगी। अज्यूमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ न्यूट्रल एटम हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन अप। ठीक है, नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें हाफ की स्पिन अप होती है, हाफ की डाउन होती है। टोटल 80 एटम्स हैं, तो 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अप होगी और 40 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी स्पिन डाउन होगी। नेक्स्ट आप लोगों का के पार्ट है इसका। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन अननोन एलिमेंट आर। जो आयनाइजेशन एनर्जीज बताई हुई हैं, एक अननोन एलिमेंट है उसकी I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। ये 4 आयनाइजेशन एनर्जीज आपको गिवन है। टू विच फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल डज द अननोन एलिमेंट मोस्ट लाइकली बिलोंग। अब ये जो अननोन एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, वो एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल की किस जो है फैमिली से बिलोंग करेगा। द फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेज मॉडरेटली। यहाँ पे देखेंगे ये 896 है और I2 जो है 1752 है। ये दोनों जो है थोड़ा मॉडरेटली जो है इंक्रीज हो रहा है, कोई इतना कोई खास जंप नहीं आया। आई जंप अक्रॉस एट I3, लेकिन 1752 से 14807 इसमें बहुत ज़्यादा जंप आया है एकदम से। तो इसका मतलब क्या है? द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टेबल इनर शेल। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल शेल से जो है वो रिमूव कराया गया। ठीक है, पहले 2 जो हैं लूजली पैक्ड थे, लेकिन जो थर्ड वाला जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड था, जिसको लूज कराया निकाला गया। This indicates the element has 2 valence electrons and removing a third requires breaking into a stable noble gas core। मतलब कि 2 जो है वैलेंस शेल जो थे इलेक्ट्रॉन्स वो लूजली पैक थे, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट था उसने नोबल गैसेस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अख्तियार कर ली थी, उसमें से फिर निकाला था हमने। देयरफॉर द एलिमेंट मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू द ग्रुप 2। तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसका पार्ट है एल। कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जीज जो है आपको गिवन है। I1 है, I2 है, I3 एंड I4। 4 एल्यूमिनियम की वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये है, सेकंड के लिए ये है, थर्ड के लिए, देन फोर्थ के लिए। अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। आपने ट्रेंड बताना है आयनाइजेशन एनर्जीज में, किस रिस्पेक्ट से इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो आई है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेंड देखेंगे, ग्रेजुअल इंक्रीज। पहले देखेंगे I2 I3, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है 580 1815 2740। इसमें 3 फिगर्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, लेकिन इसमें एकदम से 5 फिगर्स आ गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया I4 में। इसका मतलब है द फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैलेंस शेल 3s2 3p1। बैलेंस शेल से ये इंक्रीज किया गया है, जबकि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनर शेल 2p6 विच इज मोर स्टेबल एंड टाइटली बाउंड। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। बेसिकली एल्यूमिनियम के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इजीली निकल जाते हैं, लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि I4 होती है। द लार्ज जंप फ्रॉम I3 to I4 confirms that aluminium has 3 valence electrons and the trend it reflects increasing difficulty in removing more tightly bound inner electrons। ठीक है, तो वो उस पर जो अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियस की, जो टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ज़्यादा हो जाती है, उनको रिमूव करने के लिए जो है ज़्यादा एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है। इसी का आप लोग देखेंगे सेकंड पार्ट जो है एल्यूमिनियम वाले ही क्वेश्चन का। एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज इन I3 एंड I4। इसमें बताना है कि I3 I4 में लार्ज इंक्रीज क्यों आया है।
ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिफाइन हो चुका है कि जो द लार्ज इंक्रीज in I3 and I4 for aluminium is due to the removal of core electrons after the valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो शेल जो है वो चले जाते हैं, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उसमें से स्टेबल शेल में से निकालना जो होता है वो ज़रा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयंस गिव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड एक्सप्लेन योर ऑर्डरिंग। अब बताना है कि किस तरह से उनका जो साइज़ है इंक्रीज हो रहा है। Al4+ का जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, साइज़ Al3+ का होगा, फिर Al2+, फिर Al+ का, ठीक है। +4 का सबसे कम होगा, सॉरी ये सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, ये चलता जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते जा रहे हैं उसमें से। एंड द न्यूक्लियस पुल्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर मेकिंग द आयन स्मॉल। जो अब देखिए ना, पहले जो थे ना, अब सब पे जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसकी अट्रैक्शन बाकी न्यूक्लियस पे डिवाइड हो गई, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस भी, अट्रैक्शन भी बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे डिवाइड हो गई। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाते हैं और उसकी अट्रैक्शन जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती जाती है और न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा होता जाता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है, और एज अ रिजल्ट जो है हमारा जो एटम का साइज़ है वो छोटा होता जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू द 4p सबशेल। 4p सबशेल तक ऑर्डर जो है वो किस तरह से फिल होता है, आपने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। 1s1 2sn 2sn 2pn। फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है s, सेकंड में दो होते हैं s और p, थर्ड में दो होते हैं s p और d भी होता है, लेकिन वो 4 सबशेल के बाद होता है, s सबशेल के बाद होता है, फिर 4pn आता है। ये जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आफ्बू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। एक्सप्लेन वाई द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3d सब। ये पहले भी क्वेश्चन आया था इस तरह का कि 4s सबशेल जो है वो 3d सबशेल से पहले क्यों फिल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द आवबू प्रिंसिपल। आवबू प्रिंसिपल के साथ के अकॉर्डिंग होता है, ये ऐसा होता क्यों है। अकॉर्डिंग टू द आवबू प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये होता क्यों है, अब इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर 3d सबशेल बिकॉज 4s हैज लोअर एनर्जी। पहले हमने एक्सप्लेन कर चुका है, ये सारा मैं कर चुकी हूँ कि इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें हम दोनों को देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी, एजिमुथल क्वांटम नंबर को भी। एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0 होता है, d के लिए 2 होता है, तो 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s की कम होती है। तो जिस शेल की एनर्जी जो होती है कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में फिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर n है आप लोगों के पास। ड्रॉ द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ फास्फोरस एटम। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। इंश्योरिंग दैट योर डायग्राम एडहेयर्स टू होम्स रूल एंड द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपने ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनानी है फास्फोरस के लिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। उसमें आपने देखना है कि आपका होम्स रूल भी फॉलो हो और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है वो फॉलो हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं फास्फोरस की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पहले दो शेल्स जो होते हैं सब शेल्स, एस सब शेल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट वाला होता है वो के शेल के लिए होता है, सेकंड वाला पी शेल के लिए होता है, सॉरी के एल शेल के लिए। ये दोनों एल शेल में आते हैं, ये 3 वाले पी के एल एम में आते हैं, के एल एम। अब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमारे वैलेंस शेल 3 वाला बन रहा है, 3s2 3p3। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में आएंगे। ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम इसकी देख लेते हैं। पी के लिए हमेशा जो होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जी, 3 हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जी, क्योंकि ये जो है ना 3D होता है हमारे पास पी। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स बना लिया। और एस का हमेशा एक ही बॉक्स होता है, एस का, एस सब शेल जो होता है। तो पी के हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों की स्पिन अप होगी, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि पहले जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन सारे बॉक्सेस में आना चाहिए, उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो उसको फर्स्ट में लेके आए, फिर उसके बाद सेकंड में और फिर थर्ड में, ठीक है। पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तीनों की स्पिन अप रखनी है। अगर पहले की स्पिन अप है तो दोनों की अप रखेंगे, अगर पहले की स्पिन डाउन है तो दोनों की डाउन रखेंगे। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन अप ही रहेगी, सेकंड के लिए जो होगा स्पिन डाउन होती है, अगर इसी बॉक्स में सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो। जबकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो होता है हमारे पास
एस जो बॉक्स डायग्राम होती है उसमें एक ही बॉक्स होता है एस सब शेल के लिए, एक की स्पिन अप होगी एक की स्पिन डाउन होगी, क्योंकि हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों स्पिन अप नहीं हो सकते, दोनों एट अ टाइम स्पिन डाउन नहीं हो सकते, एक की अप होती है हमेशा एक की डाउन होती है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज होता है, सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके थर्ड वन। व्हाट आर क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब ब्रीफली प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आपने बताना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है। क्वांटम नंबर्स देख लेते हैं। क्वांटम नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से। क्वांटम नंबर आर यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। क्वांटम नंबर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वांटम नंबर को यूज किया जाता है। द ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाज द साइज ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है क्वांटम नंबर से वो क्या होती है, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का साइज पता चला सकते हैं अगर हमें n मालूम है, या फिर ऑर्बिट की एनर्जी का भी पता चल सकता है, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द n। नेक्स्ट ये क्वांटम नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी बेसिकली n से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कैन हैव पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यूज 1 2 3 4। पॉजिटिव हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, इंटीजर्स जो होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव या फिर जीरो जो होता है वो नहीं होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। डेजिग्नेटेड बाय के एल एम एन एंड शेल्स में आते हैं के एल एम एन और सो ऑन, शेल्स में इनको करेंगे अरेंज। एंड इट करिस्पॉन्ड द क्वांटम नंबर दिस, और क्या करता है ये करिस्पॉन्ड करता है क्वांटम नंबर। बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है क्वांटम नंबर की एक टाइप है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या करता है, अगर हमें स्पिन क्वांटम नंबर गिवन हो तो हमें ये साइज और एनर्जी, जैसे हमें क्वांटम नंबर जो था बताता था साइज और एनर्जी के बारे में। इट कैन आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बाय द फॉर्मूला। अगर जो है हमें n पता हो तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 2n², n की जगह 1 है तो 1 पुट कर देंगे, 1² हो जाएगा, 2 है तो 2 पुट कर देंगे। अगर हमें n मालूम है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मालूम कर सकते हैं किसी भी शेल के अंदर। स्पिन क्वांटम नंबर को देख लेते हैं। अब उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आपने स्पिन क्वांटम नंबर को भी एक्सप्लेन करना है, वो तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमने क्वांटम नंबर का सेकंड नेम जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। सेकंड है स्पिन क्वांटम नंबर एस, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर थॉट ऑफ स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस एज द अर्थ डज। जैसा कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्पिन करती है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के गिर्द। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अ स्पिनिंग चार्ज जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी स्पिनिंग चार्ज होता है, स्पिनिंग बॉडी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। दिस इज द मोशन दैट काजेज एन इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यही वजह होती है, वो देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से होती है, तो वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो चार्ज होता है। टू टेक द इलेक्ट्रॉन स्पिन इनटू अकाउंट इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ फोर्थ क्वांटम। अब ये है ना सारी रीजन बता रहे हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस क्यों कराया था। अब इस स्पिन को, जो वो स्पिनिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द, उस स्पिन को अकाउंट करते हुए स्टडी करने की जो जरूरत महसूस हुई, उसी वजह से हमने फोर्थ क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कराया गया साइंटिस्ट ने, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर है ये एस। इट्स वैल्यू और प्लस 1/2 एंड -1/2, इसकी वैल्यूज प्लस हाफ और माइनस हाफ होती हैं। क्लॉकवाइज के लिए जो होता है प्लस हाफ, और उसके लिए एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, क्लॉकवाइज जब भी हमारे पास स्पिनिंग होगी तो हमारे पास एरो जो होगा हमेशा डाउनवर्ड होगा। क्लॉकवाइज यहाँ पे देखें, ये हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज में एरो जो होगा हमेशा डाउनवर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में ये वाली जो है इसमें हमेशा एरो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हो गया हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्रा द शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स की आपने शेप्स ड्रॉ करनी है। जस्टिफाई दीज बाय कीपिंग इन व्यू द एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ड्रॉ ऐसे करनी है कि आपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सामने रखना है, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए आपने एस पी डी की ऑर्बिटल्स की शेप्स बनानी है। एस ऑर्बिटल है, सबसे पहले एस ऑर्बिटल जो होता है ना हमेशा उसकी स्फेरिकल शेप होती है। The shape of an s orbital is spherical. The electronic density around the nucleus in an s orbital is uniformly distributed in all directions.
अब एस जो है ना, एस की गिट वो स्फेरिकल शेप होगी, उसके अंदर जो होते हैं जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस की गिट वो होती है, अट्रैक्शन जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसा नहीं होता कि एस सब शेल के अंदर ही कहीं पे ज़्यादा हो रही है अट्रैक्शन तो कहीं पे कम, नहीं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पूरे एस शेल पे जो है वो सेम रहेगी। विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल आल्सो बिकम लार्जर। जैसे जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, एस ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारे पास 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ही शेल आता है, एक्स वाई जी इसके तीनों हमारे पास एक्सिस हैं, एक ही शेल आएगा। जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने बात की है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे ही इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो शेल आ गए हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए एक शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए दो शेल हैं। अब ये इससे बड़ी डायग्राम बननी थी, लेकिन मैंने वैसे ही जगह की किल्लत की वजह से थोड़ी सी छोटी बनाई है, लेकिन इसमें दो शेल्स का मतलब है कि इसकी डायग्राम इससे भी बड़ी बनेगी। ये फर्स्ट शेल इतना बड़ा है, इसका भी फर्स्ट शेल इतना ही होगा, फिर उसके बाद सेकेंड होगा, तो ये इससे ज्यादा बड़ी डायग्राम बन जाएगी। उसके बाद p ऑर्बिटल को देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर अप टू p ऑर्बिटल इज शोन इन फिगर। आगे दिखाई हुई है फिगर में, मैं आपको दिखा देती हूँ। p ऑर्बिटल हैज टू लोब्स ऑन एनी ऑफ द एक्सिस। अब एक्स वाई जी तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास, किसी भी एक एक्सिस पे दो लोब्स होती हैं p ऑर्बिटल्स की। p ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल नहीं होता, थोड़ी लोब्स बनी होती हैं इसकी इस तरह की। 2px ऑर्बिटल के लिए देखेंगे l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1। इसके जब होंगे हमारे पास गिवन है इनकी वैल्यूज x के लिए। अब जब x एक्सिस की बात करेंगे ना 2px की, तो ये जो लोब्स होंगी ये x एक्सिस पे हैं दोनों, ठीक है। ये y एक्सिस है हमारी, ये z एक्सिस है, x एक्सिस पे दोनों लोब्स होंगी। इसी तरह जब y ऑर्बिटल की बात करेंगे, y ऑर्बिटल में क्या होता है, ऊपर जो है हमारे पास l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, ऊपर वाला प्लस y एक्सिस है, नीचे वाला माइनस है, नीचे m है हमारे पास, ऊपर l है। तो हम y की बात करें 2py की, तो y पे जो है हमारे y एक्सिस पे लॉब्स बनेंगे। उसी तरह 2p z ऑर्बिटल की बात करते हैं तो z ऑर्बिटल पे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब ना जैसे p ऑर्बिटल्स की फिक्स्ड शेप होती है, s ऑर्बिटल की भी फिक्स होती है, d ऑर्बिटल की फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन या अकॉर्डिंग टू शेप जो है वो डिफरेंट होती रहती है। द डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी, वहाँ पे तो पी एक्स पी वाई पी जी था, जो डी है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक्स वाई इसमें एक्स वाई वाई जी जी एक्स तीन आ जाते हैं, लाई इन द एक्स वाई एक्स जी एंड वाई जी प्लेन। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास डी जी स्क्वेयर की, डी जी स्क्वेयर है तो दोनों जो लोब्स हैं हमारे पास जी में ही बनेंगे, ठीक है। डी जी स्क्वेयर की दोनों लोब जी में है। जब डी एक्स स्क्र वाई स्क्र आएगा तो दो लोब्स एक्स के पास होंगी, दो लोब्स हमारे पास वाई के पास होंगी। ये देखिए, ये दो एक्स के पास है हमारे पास, ये दो वाई के पास है। इसी तरह जब डी एक्स वाई की बात करेंगे, एक एक्स के पास होगी और एक वाई के पास होगी। इसी तरह वाई जी की जब बात करेंगे, एक्स वाई है ना, एक्स और वाई के दरमियान में होंगी, ठीक है। ये एक्स और वाई के दरमियान में एक लोब आ गई, दूसरी ये वाली एक्स वाई के दरमियान में आ गई। इसी तरह वाई जी है, एक वाई पे होगी, एक जी पे। इसी तरह एक्स जी है तो एक एक्स पे और एक्स जी पे। इसी तरह इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं डी ऑर्बिटल्स की। हमारे पास पी उसकी पीस ऑर्बिटल की और एस ऑर्बिटल की थोड़ी सिंप्लीफाई होती हैं, लेकिन डी ऑर्बिटल की ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाउ द इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर बनाना है आपने मैग्नीशियम का, कैसे हम उसको निकालेंगे, अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन हो तो हम जो है मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज रेफर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। आयनाइजेशन एनर्जीज को हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वही हमारे पास सक्सेसिव मतलब कि हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल आया, सक्सेस हो गए हम लोग, तो वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। टोटल हमारे पास ये 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। अब इसका जो लास्ट शेल है वो है 3s2 सब शेल, ठीक है। ये L होगा, सॉरी K L M, M शेल होगा, M शेल के अंदर एक ही सब शेल है 3s2।
सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की देखते हैं, अब इसी के रिस्पेक्ट से हमने देखनी है। अगर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन हो, तो स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट कैन बी यूज टू ड्राइव इट्स इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s3s2। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसी तरह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s में से जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p। अब 2p में हम चले गए हैं, इसके हमारे पास मैग्नीशियम के जो थे ना 3 जो शेल्स कहते हैं जिससे शेल्स थे, ये k शेल था, k के बाद L और फिर M। लास्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो हमने M से निकाल लिए, ये खत्म हो गया शेल। अब जो है ना L शेल के अंदर आएंगे। L शेल तो फील्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी इज रिमूवल ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक शेल स्ट्रक्चर के डेरिवेशंस देख लेते हैं। द लार्ज जंप इनटू आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम I2 टू I, यहाँ से मैंने आपको बताया कि I1 जो होगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए I2, ये तो दोनों होंगी स्मॉल I1 और I2, ठीक है, थोड़ी थोड़ी होंगी। I3 हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, लार्ज जंप चाहिए होगा। इंडिकेट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल नोबल गैस, ठीक है। जब यहाँ से ये इसका शेल M शेल खत्म होगा तो ये हमारे पास नियॉन गैस बन जाएगी जो कि स्टेबल होती है। This suggests that the outermost energy level of magnesium has 2 electrons in 3s orbital, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये स्टेबल हो जाता है, लास्ट शेल इसका फील्ड है, फील्ड होने के बाद L वाला, फील्ड होने के बाद ये नियॉन गैस की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, फिर इसको निकालना मुश्किल होता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास एनर्जी जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप आएगा, या हमें एनर्जी गिवन है I1 I2 करीब करीब होंगी, I3 बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि I1 I2 जो है लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ हुई है, जबकि I3 जो है वो टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।